हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम 1999 क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट लाए हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है गाइस बंगाल स्कूल से। राजा रवि वर्मा के कला विकास संबंधी आंदोलन के पश्चात आधुनिक चित्रकला के जिस नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ उसके प्रवक्ता सर ईवी हेबल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, रामानंद चटर्जी, आधुर्य कुमार गांगुली, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। गाइस ये सारे नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं कि बंगाल शैली को किसने चालू करने के लिए मदद आए, तो मोस्टली इम्पोर्टेंट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। आधुनिक चित्रकला के जन्म की एक कहानी बंगाल स्कूल के उपर्युक्त आंदोलन से आरंभ हो भारतीय स्वतंत्रता के साथ पूर्ण समाप्त हो गए। उस आंदोलन के बाद ही गाइस बंगाल स्कूल की स्थापना हुई, जिसके में अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हेबल का बहुत बड़ा योगदान था। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? तो गाइस उनके इसमें विषाद की भावना दिखाई देती है। विषाद यानी दुख, पीड़ा, मोस्टली ये सब जो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि उनका जीवन बहुत कम उम्र में ही वो एक तो चली गई हमें छोड़ के, और उनका जीवन में बहुत पीड़ा उन्होंने देखी है, मोस्टली उनके मैरिज लाइफ में। इसलिए अमृता अपने वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त ना कर सकी। देखिए यही कह रहे हैं कि वो उनके वैवाहिक जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकी, और 28 वर्ष की उम्र आयु में 1941 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। देखिए गाइस कितने छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया, 28 सिर्फ, और उन्होंने उतनी ही छोटी उम्र में अपने आप को एक बड़ा आर्टिस्ट स्थापित कर गई हैं। वो उनके चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भिकमंगे, ग्रामीण तथा अपने निजी चित्र सभी में उनकी विषादमय भावना दिखाई पड़ती है। तो कौन सी भावना दिखाई पड़ती है? विषाद। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिल हार्डेर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रारंभिक वर्षों में यूरोपीय शैली के तैलचित्र बनाने का अभ्यास किया था, और उन्होंने अपने युवा काल में इटालियन चित्रकार गिल हार्डेर से विविध तैलचित्र की शिक्षा ग्रहण की थी। कालांतर में उन्होंने हेबल के सहयोग से समझा कि स्वदेश परंपरा के आधार पर ही कला जागरण को अक्सर करना उचित होगा, और भविष्य में इस जागृत के अनेक कला आदर्श स्थापित होने की संभावना है। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से विभिन्न शैली में काम किया। तो गाइस इसका आंसर है गगनेंद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्रनाथ टैगोर एक क्यूबिज्म के आर्टिस्ट थे, जिन्होंने अपने काम में बहुत सारे डिफरेंट शैलियों का यूज़ किया है। गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म
सन 1867 ईस्वी में हुआ। आपके मतलब उनके पिता गुजेंद्र नाथ रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। तो रिलेशन कभी कभी आते हैं गाइस कि वो किनके रविंद्रनाथ टैगोर के क्या कैसे क्या रिलेशन था। तो एक्चुअली वो उनके चाचा लगते थे रविंद्रनाथ टैगोर। इस शताब्दी के प्रारंभ में दो जापानी चित्रकार ताइकान व हिंसदा टैगोर परिवार से मिलने आए। अवनींद्रनाथ टैगोर तथा गगनेंद्रनाथ टैगोर ने उनकी तकनीकी विधियों में अधिक रुचि दिखाई। उनके द्वारा बनाए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्रामीण जीवन आंसर है गाइस। नंदलाल बोस ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारतीय कला प्रदर्शनी आयोजित की। वह पुनः सन 1970 ईस्वी में फैसपुर कांग्रेस आंदोलन में मंच व तोरण की सज्जा की। सन 1937 से 38 में हरिपुरा पोस्टर बनाया जिसका विषय भारतीय ग्रामीण जीवन था। क्या जीवन था? कौन सा विषय था? भारतीय ग्रामीण जीवन। गाइस, नंदलाल बोस ने 2 पुस्तक भी लिखी है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज भी डिजाइन किया है। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है कि हरिपुरा पैनल में किसने काम किया है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में काम कहाँ किया है, तो ये याद रखिएगा गाइस। शिल्पकथा व रूपवली पुस्तकों की रचयिता का नाम देखिए गाइस। मैंने बोला था ना अभी उन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, तो कौन सी पुस्तक लिखी है उन्होंने? शिल्पकथा व रूपवली। किसने लिखी है? नंदलाल बोस ने। शिल्पकथा व रूपवली नंदलाल बोस की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें भारतीय कला के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस विषय वर्ष में हुई? 1919। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943। कलकत्ता ग्रुप का आरंभ 1943 ईस्वी में अकाल पीड़ित बंगाल में हुआ। अतः इस दल के कलाकार मानवतावादी थे। इन चित्रकारों में रथिन मित्रा, गोपाल घोष, सुनील माधव सेन, प्राण कृष्णपाल, गोवर्धन आसु, कमलदास गुप्ता आदि चित्रकार हैं। तो कलकत्ता में कौन कौन से चित्रकार हैं? कलकत्ता ग्रुप में रथिन मित्रा, गोपाल घोष, सुनील माधव सेन, प्राण कृष्णपाल, गोवर्धन आसु, कमलदास गुप्ता आदि। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। तो आंसर है ग्रुप 1890। ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी रविंद्र भवन में 1963 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? रविंद्र भवन में। परंतु यह प्रदर्शनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी थी। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे का कारण था, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। ग्रुप का नाम 1890 रखा गया क्योंकि जो पांड्या के मकान जहां उस ग्रुप के कलाकार मिले थे उसका नंबर यही था। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? नंदलाल बोस का जन्म बिहार में हुआ। नंदलाल बसु का जन्म 3 सितंबर 1833
ईस्वी में मंगूर जिले में हवेली खड़गपुर में हुआ था। कॉलेज की शिक्षा के त्याग कर वे गवर्नमेंट आर्ट स्कूल में भर्ती हो गए। कहाँ हुआ था उनका जन्म? बिहार में। असमुद चित्रकार का नाम बताइए। असमुद मतलब डिफरेंट। इन तीनों चारों में से डिफरेंट कौन है? तो इसमें से राम कुमार डिफरेंट है। यामिनी राय, बी प्रभा तथा के एस कुलकर्णी ने भारतीय लोक कला परंपरा को अपनी कृतियों में आत्मसात किया। कौन सी लोक कला को? भारतीय लोक कला को। जबकि रामकुमार की कृतियां इनसे असमुद थी। मध्यकालीन चित्रकला। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो आंसर है अकबर। मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मीर मुसब्बिर मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली जुदाई अकबर के दरबार का मीर मुसब्बिर मुख्य चित्रकार था। वे वहाँ सफ़ी शैली या फारसी ईरानी शैली का कुशल चित्रकार था। उसका जन्म 16वीं शताब्दी में फ्रांस के त्रबेज नामक नगर में हुआ था। इनमें कौन असमुद है? बेहजाद। क्योंकि गाइस मंसूर, मनोहर और मिस्किन जो थे वह जहांगीर के दरबार के थे और जो बेहजाद थे वो बाबर के दरबार के थे। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो जहांगीर के समय मिला। जहांगीर के शासनकाल में पांडुलिपि व पूर्ववृत्त मुगल शासकों के अपेक्ष मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण या शबीह को विशेष स्थान मिला। कृति स्तंभ कहाँ है? तो गाइस वो चित्तौड़गढ़ में है। मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में कृति स्तंभ का निर्माण कराया, जिसे हिंदू देव शास्त्र के चित्रित कोश कहा गया है। तो कृति स्तंभ को क्या कहा गया है? हिंदू देव शास्त्र। समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल द्वारा समीक्षावादी चित्रकला आरंभ की गई। यह उनकी व्यक्तिगत शैली है जिसको उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अपने कुछ शिष्यों व साथियों को लेकर प्रारंभ की। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत की है? तो गाइस ये बिहार प्रांत की है। मधुबनी चित्रकारी बिहार के दरभंगा व मधुबनी जिले में एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुई, जिसे मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या नाम से जाना जाता है? मधुबनी अथवा मिथिला। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया था अबुल हसन ने। अबुल हसन जहांगीर के समय का प्रमुख कलाकार था। जहांगीर के ने उसकी कलम से प्रभावित होकर उसे नादिर उज्जमा की उपाधि से विभूषित किया था। यह उपाधि जहांगीर ने उस समय प्रदान की जब अबुल हसन ने अपने द्वारा बनाया चित्र जहांगीर को सत्तासीन स्वर्णोहर शीर्षक चित्र जहांगीर नामक मुख्य चित्र के लिए
भेंट किया। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? तो गाइस, मुगल इसमें कि कोई भी जो भी पक्षी रिलेटेड कुछ भी आए कि ये किसने बनाया है, तो ये उस्ताद मंसूर ही बनाते थे। जो भी पक्षी रिलेटेड कोई भी आर्टिस्ट पूछे तो उस्ताद मंसूर को ही आंसर टिक कीजिएगा। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार, पशु, पक्षी तथा वनस्पति के चित्रण में सिद्धहस्त थे। तुर्क मुर्गी, चोकर पक्षी, साच पक्षी फ्रांस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया। बाज पक्षी का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित है। बाज पक्षी का यह चित्र कलकत्ता संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो ये कहाँ संग्रहित है? कलकत्ता प्रदर्शनी में। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था आका रेजा। कहा जाता है कि अबुल हसन ने अपने पिता आका रेजा से ईरानी चित्रण परंपरा के गुण सीखे। यूरोपीय कला से उनसे चित्रों में गठनशीलता, संभावितता एवं परिप्रेक्ष्य का समावेश किया, जिसके फलस्वरूप छाया, प्रकाश द्वारा आकृति एवं अन्य वस्तुओं में गहराई तथा उभार का प्रभाव उत्पन्न हो गया। भीष्मदास निपुण थे, तो वो निपुण थे छवि चित्र में। छवि चित्र मतलब पोर्ट्रेट। जहांगीर ने अपने आत्मचरित्र में स्वयं लिखा है कि बिशनदास छवियां व्यक्ति चित्र बनाने में बेजोड़ है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है गाइस, इसका आंसर है अयार दानिश। बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई कृति पंचतंत्र है, जिसका फारसी अनुवाद अयार दानिश है। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे क्वेश्चन देखने के लिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक्स गाइस।